हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। ये गलत है, क्योंकि हाथी जो है वो दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार 200 किलोग्राम होता है। ये सही है। ऑप्शन सी है, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। ये भी सही है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। ये गलत है, क्योंकि हाथियों के झुंड में मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रहती है और जो नर हाथी होते हैं वे 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बी और सी केवल। केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला मार्शल आर्ट जो व्यवहार्य रूप से प्रचलित है उसे कहते हैं थय्यम, मुडियेट्टू, वेलाकाली, कलरीपयट्टू। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। कलरीपयट्टू जो है वो केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला है जो वहाँ व्यवहार्य रूप से प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं? दूध, नमक। ये गलत है, क्योंकि दूध में नमक घुल जाएगा। नमक और चीनी, ये भी गलत है। हल्दी पाउडर और तेल, जब आप हल्दी पाउडर और तेल को मिक्स करेंगे तो वो भी नहीं छनेगा। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, चॉक पाउडर और रेत। क्योंकि जब आप चॉक पाउडर को कपड़े से छानेंगे तो जो चॉक पाउडर होगा वो नीचे छन जाएगा और रेत जो है वो कपड़े में रह जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है? डोसा, पुलाव, खीर। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डोसा, पुलाव और खीर तीनों ही चावल से बनते हैं। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी। ये गलत है। एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। ये भी गलत है। उसी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। ये भी गलत है। बंजर हो जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के बहुत ज़्यादा प्रयोग से खेत की उर्वरता नष्ट हो जाएगी और जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फूल तोड़ना या फिर दृढ़ता। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमल का फूल। एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने या पीने की सलाह दी जाएगी? चुकंदर का रस तथा पालक, अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ, नींबू पानी तथा जेली, खीरा तथा टमाटर का सूप। ऑप्शन ए सही है, चुकंदर का रस तथा पालक। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए? फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना। ये गलत है, क्योंकि फलों और सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। भोजन को अधिक देर तक पकाना, ये भी गलत है, क्योंकि ज़्यादा देर पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। चावल तथा अनाजों को ढेर सारे पानी में धोना, ये भी गलत है। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लौह तत्वों आयरन से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है आंवला, पालक, गुड़, आंवला टमाटर गुड़, पालक बंद गोभी टमाटर, आंवला बंद गोभी गुड़। देखिए, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही है, आंवला, पालक, गुड़। तीनों में ही लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है हाइबरनेशन, शीत श्वाप, स्ट्रिड्यूलेशन, झंकारना, मोल्टिंग, झाड़ना या फिर शेलिंग, छिलना। ऑप्शन सी करेक्ट है, मोल्टिंग या झाड़ना। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों को रोजमर्रा के कामों के लिए पानी मिलता है। ये गलत है, क्योंकि ये पानी की कमी नहीं कही जाएगी। उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है। ये भी गलत है। प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राप्त होने वाला पानी जो है वो असुरक्षित है
तो ये जल की कमी का एक रीजन हो सकता है। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है बार्ब, रेचिस, क्विल या फिर क्लेमस। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग बार्ब कहलाता है। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्यतः लक्षण होंगे बुखार के साथ खांसी व जुखाम, दस्त और बुखार, ठंड लगना और बुखार, त्वचा पर फफोले तथा बुखार। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण ठंड लगना और बुखार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्यों का निर्धारण, यात्रा के माध्यम का चयन, चर्चा के अवसर सृजित करना, चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, चर्चा के अवसर सृजित करना। क्योंकि अगर आप बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर डिस्कशन हो, चर्चा हो। क्योंकि अगर बच्चों ने वहाँ हाथी को देखा तो ज़रूरी है कि उस पर डिस्कशन हो कि बच्चे हाथी के बारे में क्या जानते हैं, और उसके बाद बच्चे हाथी के बारे में जो नहीं जानते हैं उसकी जानकारी बच्चों को देना। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है कि चर्चा के अवसर सृजित करना। पर्यावरण अध्ययन में एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को आयोजित करने के 4 चरणों के सही क्रम को इंगित कीजिए। विषय की पुनरावृत्ति, देखिए सबसे पहले पुनरावृत्ति ही नहीं होगी, ऑप्शन ए गलत है। प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, तो यहाँ ये भी गलत है। एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। ये गलत है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणुओं से प्रभावित नहीं होते। ये भी गलत है। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधों को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। ये सही है, क्योंकि इस तरह बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे। और उसके बाद सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि इससे क्लास में डिस्कशन होगा और आप बच्चों के विचार को जान पाएंगे और उस आधार पर बच्चों को सही जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है समूहों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्यक्तिगत क्रियाकलाप की बात की गई है। सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, ये भी गलत है। समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, तो यहाँ पर सहयोगी अधिगम की बात की गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में सहयोगी अधिगम उपागम है समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहते हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रहे हैं? विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समानता, न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नवाचार के लिए आवश्यक है, समय नष्ट करती है। ऑप्शन सी करेक्ट है, पर्यावरण अध्ययन में सृजनात्मक अभिव्यक्ति नवाचार के लिए आवश्यक है। वह प्रक्रम जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने की अनुमति देता है वह है प्रश्नावली प्रक्रम, अवलोकन प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम या फिर
प्रायोगिक प्रक्रम। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसका प्रयोग और अभ्यास परियोजना प्रक्रम प्रोजेक्ट वर्क द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, सीखना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यावरण अध्ययन विषय में सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षक से बातचीत, पाठ्य पुस्तक व पठन सामग्री, सीखने के दौरान हुए अनुभव, क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो देखिए ऑप्शन सी और डी करेक्ट हैं कि सीखने के दौरान हुए अनुभव और क्रियाकलाप के दौरान अंतःक्रिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के शैक्षणिक उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात उपागम, अल्प अज्ञात से अल्प ज्ञात उपागम, ज्ञात से अज्ञात उपागम, अल्प ज्ञात से अल्प अज्ञात उपागम। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, ज्ञात से अज्ञात उपागम, क्योंकि जो शिक्षण होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। बच्चे जो जानते हैं उसके आधार पर जो वो नहीं जानते हैं उसका ज्ञान उन्हें देना। पर्यावरण अध्ययन विषय में विद्यालय आधारित आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन से आकलन उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होंगे? पेपर और पेंसिल परीक्षण गलत है। समूह कार्य ग्रुप वर्क ये सही है। निष्पादन परीक्षण ये भी गलत है। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क ये भी सही है। तो यहाँ बी और डी करेक्ट हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक की भूमिका सर्वोत्तम रूप से समझाई गई है। ज्ञान के प्रदाता के रूप में, ज्ञान के दाता के रूप में, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में या फिर ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में। तो ऑप्शन सी सही है, ज्ञान के सुगमकर्ता के रूप में। शिक्षक को एक फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए? उदाहरण सहित प्रमुख संप्रतियों की व्याख्या, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न ये करेक्ट है। ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना ये भी सही है। सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संरचित करते समय उसमें बच्चों की जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता का भी समावेश होना चाहिए। यहाँ ऑप्शन बी, सी और डी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साधन जो प्रेक्षण के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं सम्मिलित करते हैं वृत्तांत अभिलेख, श्यामपट्ट, कार्यपत्र या फिर पाठ्य पुस्तक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वृत्तांत अभिलेख। अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया है? अवलोकन ऑब्जर्वेशन ये सही है, क्योंकि अनाया ने चींटियों को कनखजूरे को ले जाते हुए देखा, उसे ऑब्जर्व किया। भविष्यवाणी ये गलत है। अनुमान उसके बाद उसने अनुमान लगाया। प्रयोग यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। निष्कर्ष अनुमान के आधार पर उसने निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ई भी सही है। तो ए, सी, ई तीनों ऑप्शन सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, सी और ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? परिमाणात्मक आकलन, निर्देशात्मक आकलन, वर्णनात्मक आकलन या फिर रचनात्मक आकलन। तो देखिए ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय आधारित आकलन की प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है रचनात्मक आकलन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।